कक्षा 8 दुर्गा भाग 3 का 13वां पाठ है अन्याय के खिलाफ। तो यह पाठ 1922 की इस पाठ में बात की गई है। 1922 में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। हम भारतीयों को अंग्रेज शासक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखते थे, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी कुछ लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके एक नेता थे जिनका नाम था श्रीराम राजू। वो लोग आंध्र के घने जंगलों के बीच रहते थे, सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे, सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच में आकर अपना हक जमाया तो उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। वहाँ पर सड़क के निर्माण के कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासी लोगों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम बेस्टियन था। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत ही अक्खड़ था, बहुत ही क्रूर था। वह आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला कर उसने वहाँ पर लोगों से कहा, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचे तो ठीक नहीं होगा। यह अंग्रेज़ सरकार का हुक्म है। यह बात तुम सब जान लो। आदिवासी लोग चुपचाप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच बिल्कुल अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे और कुछ करें तो फिर क्या? किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया था, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकरों का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। यह कहकर उसने उनको डांट दिया। आदिवासी लोग बहुत डर गए। वो अपने काम पर जाने लगे, पर उनका मन काम में नहीं लगता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा। उस साधु का नाम था श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए। जब वह उन जंगलों में रहने आए तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह से हिल मिल गए। लोग उसे अपना दुख दर्द बताते, उसकी कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचार के सामने कभी दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासी लोगों में हिम्मत आ गई। श्रीराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी हैं जो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करे तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था? विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों ने मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। उनके मन में जो अपमान की भावनाएं थी, दुख था और अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, वो सब निकल गया। भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से उन्हें सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेजों की इतनी सारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न सकी। अर्थात वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, उनके अन्याय को सहने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेज जो है उन्होंने सेना बुलाई, बड़ी भारी सेना बुलाई, लेकिन 2 साल तक वो इस विद्रोह को दबा नहीं पाए। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती
तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका ना होना पाए, अर्थात किसी भी भारतीय सैनिक को कोई हानि ना पहुँचे, कोई कष्ट ना हो। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों पर या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए अपने गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर ना होती। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। तो उनके ऐसे साहस को देखकर, ऐसे कार्यों को देखकर उन्हें भी बहुत हैरानी होती। जंगली और पहाड़ों में राजू के लोग बड़े फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना जो है अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था, अर्थात गांव के लोग भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हम हरा नहीं पाएंगे, पर अब इन्हें भूखे रख कर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसलों को भी उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। आदिवासियों की हिम्मत अब जवाब देने लगी और अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, यानी कि अपने आप को सौंप दूं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज इन हज़ारों लोगों को हर रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्रीराम राजू ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। सेना के मेजर गुंडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी भारी संख्या में वहां पर इकट्ठे होने लगे। तो मेजर गुंडाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद उनके जाल में फंसने के लिए चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से ही उसके साथ बर्ताव किया जाए, पर गुंडाल का कोई इरादा नहीं था कि वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा सा भी मौका दे। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह अलूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ उन लोगों ने पढ़ा दिया। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो इस तरह से वहाँ के आदिवासी लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई की और एक मिसाल सबके सामने
कायम की। मिसाल का अर्थ होता है सबके सामने एक उदाहरण पेश किया। तो ये था आपका पाठ अन्याय के खिलाफ। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है पाठ से का क भाग। आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपना हक जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर, आंध्र के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों पर अंग्रेजों ने अपना हुक्म जमाने के लिए उनके राशन पानी ले जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी कर दी, जिससे भूखे मरने की नौबत आ गई। इस कारण कोया आदिवासियों को अंग्रेजों के सामने झुकना पड़ा। इसका ख भाग, श्री राम राजू कौन थे, उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया। उत्तर, श्री राम राजू हाई स्कूल पास कर 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गए थे। उन्होंने कोया आदिवासियों को अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी, जिस कारण वे लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। जब अंग्रेजों ने कोया आदिवासियों का राशन रोक दिया तो उन पर कहर टूट पड़ा। श्री राम राजू ने अपने लोगों की तकलीफ़ों का अंत करने के लिए आत्मसमर्पण किया। ग भाग है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी क्या क्या करते थे। उत्तर, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोया आदिवासी संकरी पगडंडियों के आसपास जंगलों में छिपे रहते थे। उन पगडंडियों में जब अंग्रेजी सेना गुजरती थी वहाँ से, तो वह उनमें से भारतीय सेना के लोगों को जाने देते थे, और जैसे ही अंग्रेज कैप्टन आ रहा होता था तो उसे मार देते थे। पुलिस चौकियाँ या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। अब इसका घ भाग, कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए। उत्तर, पराधीनता के विरुद्ध जब लड़ाई होती है तो उसे स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। यहाँ भी अंग्रेजों ने आदिवासियों को ज़बरदस्ती बिना मजदूरी के सड़क बनाने को कहा। यह अत्याचार था, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या ठीक होगा। इसके 2 भाग हैं। 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। ऊपर के कथनों में पहला कथन तहसीलदार बेस्टिन का है, जो आदिवासियों के गांव में जाकर चिल्ला कर बोला था, और दूसरा कथन आदिवासियों में से किसी का है, जो तहसीलदार से पूछना चाहता था। अब तुम सोचकर बताओ कि तुम्हारे विचार से बेस्टिन का कथन ठीक होगा। आदिवासियों में से किसके द्वारा कहा गया वह कथन कैसा है, तुम्हारे विचार से क्या ठीक होगा। तो यहाँ पर संकेत के लिए बताया गया है कि तुम अपने पसंद के कथन को अपने ढंग से लिख सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर, नहीं, मेरे विचार से बेस्टिन का कथन अनुचित था। यह एक प्रकार से लोगों पर अत्याचार था। इसका ख भाग, आदिवासियों में से किसी के द्वारा कहा गया कथन बिल्कुल सही था। काम के बदले मेहनताना मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी मेहनत करेगा जब उसका पेट भरा रहे। प्रश्न 6 है, तुम्हारे विचार से राजू हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद जंगलों में रहने क्यों आया होगा। उसका मन संसार में फैले भ्रष्टाचार से दुखी हो गया होगा, इसलिए वह साधु बन गया होगा। वह समाज से दूर हो गया होगा। साथ ही अंग्रेजों के प्रति उसके मन में विद्रोह था, वह जंगल में आ गया। इसका ख भाग, राजू के शहीद होने का आदिवासियों के आंदोलन पर क्या असर हुआ होगा। राजू के शहीद होने पर आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। वे हिम्मत हारकर अंग्रेजों की गुलामी करने लगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए तुम कुछ नए वाक्य बनाओ।
जो वाक्य हैं वो इस प्रकार से हैं, फिर इनका प्रयोग करते हुए हम नए वाक्य बनाएंगे। एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। किसी को कानो कान खबर ना हो। अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए। अंग्रेजों के होश उड़ गए। भारतीय सैनिकों का बाल बाका ना होने पाए। तो इन मुहावरों के अन्य वाक्य इस प्रकार से हैं। भारतीय सैनिकों ने गद्दार सैनिकों का काम तमाम कर दिया। टांगों में दर्द के कारण उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। राम की बनाई तस्वीर को देखकर अध्यापिका ने दांतों तले उंगली दबा ली। चोर ने इतनी होशियारी से काम किया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। झांसी की रानी के साहस को देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अपने छोटे भाई को कार चलाते देखकर मेरे होश उड़ गए। सुरेश की हिम्मत के कारण चोर उसका बाल भी बांका न कर पाए। प्रश्न 11 है, समझकर रूप लिखो। भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ, जिससे घमंड घमंडी, हिम्मत हिम्मती, साहस साहसी। स्वार्थ से बनेगा स्वार्थी, अत्याचार अत्याचारी, विद्रोह विद्रोही। तो ये था आपका पाठ अन्याय के खिलाफ प्रश्न उत्तर सहित। आने वाले चैप्टर की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।